Good morning, students. 7th Standard Geography Chapter 4 Atmosphere और एटमॉस्फेयर में हमने आज का पढ़ लिया एयर। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो हम समझने वाले हैं। ओके, जैसे लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये तीनों चीज़ें मिला करके बनाती है बायोस्फीयर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम निवास करते हैं, रहते हैं। उसी तरीके से अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर के बारे में यदि हमको पढ़ना है तो आप देखिए कि हम किस तरीके से हम पढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन करनी है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेज, वाटर, वेपर्स, डस्ट, पार्टिकल्स। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एटसेट्रा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कुछ गैसें हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेयर के लिए। तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेज। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसों को मिला करके बना है, इसमें वाटर वेपर्स भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ओके, चलिए अब नाइट्रोजन कितना है, 78.08%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है 20.94%। देखिए लगभग 99% तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम इनका डीपली आगे वो स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला हमने लिया नाइट्रोजन। इस कंसंट्रेशन इज हायर इन द एटमोसफेयर विच इज अबाउट 78.08%। ठीक है, इट इज़ फाउंड अप टू हाइट 180 किलोमीटर 128 किलोमीटर तक आपको यह गैस मिलती है। नाइट्रोजन लाइटर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की है। बोथ द प्लांट्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो फिर मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता है वो खो देती है, मिट्टी में अनाज अच्छा नहीं हो पाता है। और नाइट्रोजन है वो बर्निंग के लिए भी, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कम्बस्टन, तो बर्निंग के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वर्ड है कम्बस्टन, ये क्या है, आग के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हमको आग बुझानी है, कम करनी है, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। आफ्टर नाइट्रोजन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि लगभग 21% हिस्सा ऑक्सीजन का है। ये नाइट्रोजन से थोड़ी सी भारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ी हल्की होती है। कंसंट्रेशन है 20.94%। ऑक्सीजन इज कॉल्ड लाइफ गैस, क्योंकि हम लाइफ गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको जीने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर कम्बस्टन। कम्बस्टन मतलब अगर आग, तो आग, नाइट्रोजन आग बुझाने के लिए और आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। आ रही है बात समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ द हैवीएस्ट केस ऑफ द एटमोसफियर। इट इज़ हाईली वेरिएबल बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन ऑलवेज वेरीज विद द वेरिएबिलिटी ऑफ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। देखिए वैसे तो इसका कंसंट्रेशन है 0.03% है, लेकिन जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे है ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे पोल्यूशन कम होगा वहाँ पे है कम मिलेगी। आ रही है बात समझ में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये अच्छी किन के लिए है, पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों को जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरीके से पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन निकल गया था, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। जब पृथ्वी पे और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके लिए सच्चे रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि कांच का एक ऐसा कैबिन बनाना, जिसके बड़ा कैबिन बनाना जिसके अंदर हम पेड़ पौधों को लगाएं और सनलाइट जितनी आवश्यक है उतनी उनको दें। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्लाइमेट है वो बदलेगा। अब क्लाइमेट बदलने का असर है वो पेड़ पौधों पे, जानवरों पे, इंसानों पे, सब पे एक जैसा होगा।
ज़्यादा अगर क्लाइमेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिक है, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो पिघलने शुरू हो जाएंगे तो उनका पानी कहाँ आएगा? समुद्रों में आएगा, नदियों में आएगा, और इस वजह से क्या होगा? सी लेवल है उनका बढ़ जाएगा और बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी कोस्टल एरियाज़ के अंदर। कोस्टल एरिया मतलब उनके तटीय क्षेत्र, उनके आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी। तो CO2 को हमको बढ़ने से रोकना है, ठीक है। और इस अगर हम इसको बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। ओजोन, very important. It is produced by the action of the solar radiation on oxygen gas present in the atmosphere. देखिए ऑक्सीजन के 3 molecules होते हैं इसके अंदर. It is highly reactive form of oxygen. Its concentration in the atmosphere is about 0.00006%. बहुत कम है, लेकिन ये क्या करती है? सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को है वो रोक लेती है और हमारी उससे रक्षा करती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब ओजोन लेयर जो आपने सुना है उसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ओजोन लेयर में छेद होने लगा है, ये आपको मालूम है। जस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स, द एटमोसफियर हैज़ एन अनप्रिडिक्टेबल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एग्जिस्टिंग आइदर एज ए गैस लाइक वाटर वेपर। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। वाटर वेपर होती है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बर्फ़ होती है, कुछ हेलस्टर्म होते हैं, क्लाउड्स बादल जो होते हैं, स्लिट होते हैं। तो ये उनका भी एक वेरिएशन यहाँ पे पाया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स, और ये बहुत कम होता है लेकिन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब अगर हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की तरफ अगर आते हैं तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में देखो क्या है? एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। देखो ट्रोपोस्फेयर हमारे पास में 8 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ओजोन लेयर जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीवन के लिए भी, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है जिससे हमारी रक्षा करती है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये 18 किलोमीटर तक होती है। और उससे ऊपर इसी एरिया में और क्या उड़ाए जाते हैं? प्लेन उड़ाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो लेवल होता है वो क्लाइमेट होता है वो शांत होता है। नियर द अर्थ सरफेस वाइल द लाइटर गैसेज आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड बेस्ड ऑन टेम्परेचर द एटमोसफियर इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 5 लेयर। तो 5 तरीके की लेयर है, परतें हैं। दिस 5 लेयर्स ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ब्राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेयर इज ट्रोपोस्फियर में आते हैं। ट्रोपो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रूप्स विच मीन्स टर्निंग। दिस इज द लेयर दैट इमीडिएटली सराउंड अस। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक आर एज फॉलोज। ट्रोपोस्फियर मतलब क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी मौसम शांत। तो ये सारा का सारा किस में होता है? ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। आगे बात समझ में। और 13 किलोमीटर तक ये होती है। स्ट्रेटोस्फियर, दिस जोन इज लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है, 50 किलोमीटर तक ये होता है। और इसमें टेम्परेचर है वो हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ता है। और 20 किलोमीटर तक ओजोन कंसंट्रेशन होता है, ओजोन गैस पाई जाती है। इट्स फॉर्म इज ऑन लेयर। ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पहले बता चुका हूँ। This layer is the most ideal for flying aeroplanes because of the absence of clouds and weather condition. तो प्लेन्स कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो शांत रहता है, वेदर है, कंडीशंस है वो एक जैसी रहती है। मेसोस्फेयर, द थर्मल लेयर, 80 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। टेम्परेचर यहाँ का जो होता है वो हाइट के साथ में कम होता रहता है, -95 डिग्री तक यहाँ पे चला जाता है। मेट्रोस्ट्रीम बर्न्स अप हियर ऑन इन टाइमिंग फॉर्म स्पेस, ठीक है। थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के ऊपर होता है, एक्सोस्फेयर के नीचे 80 से 40 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर होता है। टेम्परेचर होता है वो लोअर लेवल का होता है। जोन टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद हाइट, बढ़ता रहता है टेम्परेचर है हाइट के अकॉर्डिंग। वैसे नॉर्मल रहता है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इसमें बढ़ जाएगा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्फीयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनोस्फीयर बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज आयन्स, ठीक है। रेडियो वेव्स है वो यहीं से होती है। एक्सोस्फेयर लास्ट वाला है। एक्सोस्फेयर इट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर विच ग्रेजुअली मर्ज इनटू द स्पेस, और स्पेस में मर्ज होती है। इट एक्सटेंड्स अप द हाइट ऑफ 750 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
It's a very thin layer. Light gases like helium and hydrogen are found there, float into the space from here. 1600 degrees Celsius टेम्परेचर. अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर. इट एक्ट्स एज ए ह्यूज ब्लैंकेट विच प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट. ये क्या करती है कि पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्मी से हमको बचाती है. एटमोसफेयर एक्ट्स एज ए ग्रीन हाउस बाई कीपिंग द अर्थ वार्म. और ग्रीन हाउस की तरह ये काम करती है. जैसे ग्रीन हाउस के अंदर कांच का बना दिया जाता है, उसके अंदर वेजिटेबल्स और वो उगाई जाती है वनस्पति. उसी तरीके से ये हमारे लिए भी एक क्या करती है, चद्दर बना देती हैं. एयर मिलती है सांस लेने के लिए, पौधों के लिए, जिससे हमको खाना मिलता है. तो बहुत फ़ायदे हैं. एज अ रेन एंड अदर वेदर फिनोमिना. इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको नोटबुक में करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोटबुक करने हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आया होगा. हैव ए गुड डे. थैंक यू वेरी मच.